एक सेकंड में आसमान और अगले ही पल जमीन पर। इसके हाथ में थी इसकी किस्मत बदलने वाली टिकट, एक एसएसआर कार्ड जिसके लिए इसने अपनी सारी उम्मीद लगा दी थी। फाइनली वो इस गेम का हिस्सा बन सकता था। लेकिन तभी अंधेरे से कुछ लोग निकलते हैं और उसकी सारी खुशियों को एक झटके में छीन लेते हैं। उसको इतना मारा जाता है कि वो अधमरा जमीन पर पड़ा रहता है और उसके हाथ से वो कीमती कार्ड छीन लिया जाता है। ये थी उसकी किस्मत, या शायद ये तो बस शुरुआत थी। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां एक विशाल पेड़ यिग्ड्रासिल ने पूरी दुनिया को कवर कर रखा है। इसके आने से गेम जैसी अनेकों वर्ल्ड्स बन गई, जिनमें सबसे फेमस था लेबिरिंथ, यानी गॉड्स गेम। लेकिन बॉस, ये गेम हर कोई नहीं खेल सकता था, इसके लिए चाहिए थी परमिशन। हमारा प्रोटैगनिस्ट, जिसका नंबर है 7017, उन्हीं बदकिस्मत लोगों में से एक है। एक टूटे हुए कंगाल इलाके में कंस्ट्रक्शन माइन में काम करके अपना गुजारा करता है। उसकी जिंदगी में उम्मीद की कोई किरण नहीं थी सिवाय एक चीज के। ये जगह है रैंडम बॉक्स की दुकान, लीगलाइज्ड जुआ जहां किस्मत आजमाने वाले आते। और आज जैकपॉट में था एक अकाउंट क्रिएशन परमिशन कार्ड, वो चीज जो हमारे हीरो की जिंदगी बदल सकती थी। अपनी सारी सेविंग्स लगाकर वो मशीन में 10 बॉक्स खोलता है। उसकी आंखों में उम्मीद है शायद आज, बस आज उसकी किस्मत बदल जाए। पहला बॉक्स खुलता है और निकलता है एक एन रैंक का टूथब्रश। भाई, एन रैंक, इतना लो रैंक तो उसमें कभी देखा भी नहीं था। एक के बाद एक बॉक्स खुलते जाते हैं और उसके पीछे कचरे का ढेर लग जाता है। एन रैंक, आर रैंक, सब बेकार। उसे याद आती है हॉस्पिटल में पड़ी अपनी माँ, जिसके इलाज के लिए उसके पैसों की सख्त जरूरत थी। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। बस एक मौका, वो मन ही मन में कहता है। और तभी मशीन एकदम गैलेक्सी की तरह चमकने लगती है। ये लाइट, ये एसआर नहीं, ये तो एसएसआर है, सुपर स्पेशल रेयर। उसके हाथ कांप रहे हैं। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा। फाइनली वो यिग्ड्रासिल का हिस्सा बन सकता था। खुशी से झूमता हुआ वो कार्ड हाथ में लेकर दुकान से बाहर निकलता है। अब सब कुछ बदल जाएगा। और अगले ही सेकंड वो मुकेबल जमीन पर था। गुंडों ने उसे घेर लिया था। उसके हाथ से कार्ड छीना जाता है। गैंग का बॉस कहता है, इस एरिया में कुछ भी अच्छा मिले तो उसका टैक्स हमें देना पड़ता है। हमारा हीरो उनके पैर पकड़ता है, भीख मांगता है, लेकिन उन्हें कोई रहम नहीं आता। उसे लात और घूंसों से मारा जाता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। जाते जाते बॉस उसके सिस्टम में 30,000 पॉइंट्स डाल देता है। ये ले, एक स्पिन में तूने जीता है, एक स्पिन के पैसे मैंने दे दिए, हिसाब बराबर। और वो उसे वहीं सड़क पर मरने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन हमारा हीरो हारा नहीं था। टूटी हुई हड्डियों और बहते हुए खून के बावजूद वो उठता है। उसके सिस्टम पर वार्निंग आ रही है, वाइटल साइंस ड्रॉपिंग, क्रिटिकल कंडीशन। मौत उसके सर पर थी, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही चीज थी, एक और स्पिन। लड़खड़ाते हुए वो बेटिंग शॉप में वापस घुसता है। उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। वो मशीन के बटन तक हाथ ले जाता है और तभी इमरजेंसी डिटेक्टेड, फोर्स्ड कन्वर्जन इनिशिएटेड। उसका शरीर डिजिटल पार्टिकल्स में बदलने लगता है। अचानक वो एक अजीब सी जगह पर खड़ा होता है। मैं जिंदा हूं? जब अचानक उसके सामने एक सिस्टम बॉक्स अपीयर हुआ। उसका नाम था इगॉन। इगॉन ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। तुम एग्जिस्टेंस में पहले ऐसे इंसान हो जिसे यूआर रैंक का आइटम मिला है। लड़का हैरान था। उसे पता भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज होती है। अब तक तो उसे लगता था कि एसएसआर ही हाईएस्ट रैंक है। इगॉन ने समझाया, तुम इस वक्त रियलिटी और वर्चुअल दुनिया के बीच की बॉर्डर पर हो। लैबिरिंथ में एंटर करने के लिए तुम्हें एक नाम की जरूरत है। पर हमारे प्रोटैगनिस्ट को पता था कि इसके लिए एक एवटार और गेम अकाउंट चाहिए होता है। इगॉन ने कहा, वो सब इंसानी लिमिटेशंस हैं, तुम्हें ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं। तुम्हारी हालत इतनी क्रिटिकल थी कि मैंने तुम्हारे शरीर को यिग्ड्रासिल से जोड़कर एक फोर्स्ड कन्वर्जन शुरू कर दिया है। अब जल्दी से एक नाम चुनो ताकि हम शुरू कर सकें। हमारा प्रोटैगनिस्ट अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, ये ड्रीम था या रियलिटी। पर उसे लगा कि शायद यही वो अपॉर्चुनिटी थी जिसका वो इंतजार कर रहा था। और इसके साथ उसने अपना नाम चुना, ryuki। सेटिंग्स पूरी हो गई और उसे लैबिरिंथ गेम में ट्रांसफर किया जाने लगा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को फैंटम नाम की एक दुनिया में पाया। वो कुछ पल के लिए शांत खड़ा रहा, हवा को अपने बालों में और जमीन को अपने पैरों के नीचे महसूस करते हुए। ये उसने आज तक जितने भी सिमुलेशन एक्सपीरियंस किए थे उन सब से बिल्कुल अलग था। यही वो लैबिरिंथ था जिसमें वो हमेशा आना चाहता था। पर उसके इस एक्साइटमेंट के बीच उसके पास कुछ स्केलेटन्स आ जाते हैं। पहला हमला करता है और वो एक छोटा सा कदम पीछे हटकर बच जाता है। फिर वो भागना शुरू कर देता है, ये सोचते हुए कि ट्यूटोरियल में इतने सारे एनिमीज क्यों हैं। कम से कम ये सिर्फ लेवल 1 के स्केलेटन्स थे जो फिजिकल अटैक से वीक होते हैं। ryuki स्टेटस विंडो खोलने के लिए चिल्लाता है, पर एगॉन कहता है कि फालतू की चीजें मांगना बंद करो। ryuki पूछता है, तो आइटम्स कहाँ हैं? गेम शुरू होने पर कुछ तो मिलता है। एगॉन समझाता है, क्योंकि तुम्हें यूआर रैंक का आइटम मिला है, तुम्हें लैबिरिंथ के किसी भी नियम का पालन करने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें ना स्किल्स, ना स्टैट्स, ना लेवल्स, किसी भी चीज से कोई फायदा नहीं मिलेगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें बस एक रैंडम बॉक्स में अपनी लक आजमानी है। खैर, कम से कम उसके पास बिगिनर बोनस था। 7 दिन लगातार लॉगिन करने पर उसे एक एसआर आइटम की गारंटी वाला टिकट मिलता था। और क्योंकि ये उसका पहला दिन था, तो उसे एगॉन से 100 टिकट्स मिले और फैंटम दुनिया में आने के लिए 5 एक्स्ट्रा टिकट्स। र्यूकी खुश हो जाता है कि कम से कम उसके पास ढेर सारे टिकट्स हैं और वो उन्हें फौरन खोलना चाहता है। उसने पहला आइटम खोला, उसे उठाया और स्केलेटन्स को ललकारने लगा। अब ये इजी होगा। पर उसके हाथ में एक यूज्ड टॉयलेट मॉप था जो एक ही बार में टूट गया। वो एगॉन को कोसते हुए वापस भागने लगा। फिर उसने एक विग, जो उसका दूसरा आइटम था, स्केलेटन पर फेंक दिया। वो इधर उधर भाग रहा था और जमीन पर चीजें गिराता जा रहा था। तभी ईगॉन उसे सावधान रहने को कहता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है और वो छोटा सा स्केलेटन सिर पर विग पहने तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। अचानक उसके पास पड़े एक बॉक्स में से रोशनी निकलती है। उसने तलवार के हमले को रोक लिया, क्योंकि उसे बॉक्स से एक शॉर्ट स्वॉर्ड मिली थी। बेकार थी, पर कुछ ना होने से तो बेहतर थी। वो उस ठीक ठाक वेपन के साथ आगे बढ़ता है, ये कहते हुए कि ये सिर्फ एक लेवल 1 का स्केलेटन है, वो हार नहीं सकता। पर लगता है हमारा गेमर इतना भी गेमर नहीं था, क्योंकि उसने स्केलेटन के सिर पर तलवार मारने की कोशिश की। रिजल्ट, स्केलेटन ने अपनी तलवार उसके कंधे में घुसा दी और उसकी तलवार से कुछ नहीं हुआ। र्यूकी हैरान था। उसके एचपी कम होने की बजाय उसके कंधे में सच में तलवार कैसे घुस गई। एगॉन ने फिर समझाया कि उनके लिए रूल्स अलग हैं। उसकी एचपी नहीं, बल्कि उसकी एक्चुअल लाइफ दांव पर लगी है। स्केलेटन को अपनी तरफ आते देख र्यूकी सोचता है कि क्या वो इतनी मीनिंगलेस मौत मरने के लिए इस मुसीबत में फंसा था। फिर वो हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ता है और उसके पास 2 और बॉक्सेस गिरते हैं। जैसे ही वो जमीन से टकराए, उसने स्केलेटन का वार डिफ्लेक्ट किया, आगे बढ़ा और उसे दूर फेंक दिया। वो कंफ्यूज था। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसने कोई स्किल यूज की हो और उसका शरीर अपने आप चला हो। तभी उसने देखा कि उन बॉक्सेस से उसे 2 एसआर रैंक की स्किल्स मिली हैं, एक डिफेंस के लिए और एक स्वॉर्ड मास्टरी। एगॉन ने कहा, सिर्फ तुम ही हो जो यग्द्रासिल की दुनिया से लिमिटेड नहीं हो। अगर बॉक्स में कोई आइटम या स्किल निकलती है, तो वो तुरंत तुम्हारे पास ट्रांसफर हो जाती है। एक और स्केलेटन साइड से हमला करने आता है, पर ऐसा रैंक पैरिस स्किल एक्टिवेट हो जाती है और वो हमले को डिफ्लेक्ट कर देता है। इससे वो स्केलेटन कुछ पल के लिए जम सा जाता है और यूकी उस पर एक साफ वार करता है। ऐसा रैंक स्वॉर्ड मास्टरी की वजह से इस बार स्केलेटन कट जाता है। अब यूकी को समझ आया कि ये स्किल्स फैंटम की दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, पर उसकी एबिलिटी की वजह से वो सारे रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस को इग्नोर कर रहा था। एगॉन ने कहा, मुझे हमेशा से पता था कि तुम लकी हो, तभी तो तुम्हें यूआर रैंक का आइटम मिला। जब र्यूकी ने पीछे देखा तो उसे अपना पहला एसएसआर बॉक्स दिखा। वो मुस्कुराया और बॉक्स उठाने चला गया। 3 स्केलेटन्स ने उस पर हमला किया, पर उसने बॉक्स हाथ में लिए हुए एक ही बार में उन तीनों को काट दिया। फैंटम की दुनिया लाशा कंपनी द्वारा बनाई गई एक वर्क ऑफ आर्ट मानी जाती थी और लैब्रिंथ के सबसे पॉपुलर गेम्स में से एक थी। र्यूकी वहां नॉन-स्टॉप स्केलेटन्स फार्म कर रहा था। उसे जो भी एक्सपीरियंस मिलता, वो तुरंत पॉइंट्स में बदल जाता, जिससे वो और बॉक्सेस खोल सकता था। उसका कोई लेवल नहीं था। उसके हिसाब से उसे एक बॉक्स खोलने के लिए 15 स्केलेटन्स मारने पड़ते थे। अब बारी थी उस एसएसआर आइटम को देखने की जो उसने खोला था। उसके लिए ये ऐसी चीज थी जिसका एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। पर एगॉन ने कहा, अगर तुम्हारे सामने है तो इसका एग्जिस्टेंस है। मगर हमारे लड़के ने उसे बंद करके रख दिया, ये कहते हुए कि वो उसे एक खास इंसान या उसकी पूरी गिल्ड से निपटने के लिए यूज करेगा। स्किल्स को लेवल अप करने के लिए रूलेट पॉइंट्स की जरूरत थी। उसके लिए चीजें अब आसान थी। बस गेम उसे मॉन्स्टर्स भेजता रहे और वो उन्हें मारता रहे। कुछ समय बाद जंगल में एक धमाका होता है और एक और स्केलेटन गिर जाता है। ये गेम में उसका तीसरा दिन था। उसने 1500 पॉइंट जमा कर लिए थे, जो 10 पुल्स के लिए काफी थे। पर र्यूकी ने 1400 पॉइंट्स अपनी दोनों स्किल्स को लेवल अप करने में खर्च कर दिए। रोबोट चिल्लाने लगा कि उसे अपनी लक आजमानी चाहिए, उसमें ज्यादा मजा है। र्यूकी प्रोबेबिलिटीज पूछता है तो सिस्टम बताता है, एन रैंक के लिए 70%, आर के लिए 27%, एसआर के लिए 2.7% और एसएसआर के लिए 0.3%। तभी वो रोता है कि उसकी इन्वेंट्री में इतना कचरा क्यों है। वो फैसला करता है कि वो सिर्फ डेली मिशन रिवॉर्ड से ही बॉक्स खोलेगा, बाकी पॉइंट्स से स्किल्स अपग्रेड करेगा। रोबोट पूछता है कि तो तुम यहाँ ट्यूटोरियल फॉरेस्ट में कब तक रहने का प्लान कर रहे हो? पर हमारा प्रोटैगनिस्ट सावधान था। उसे वेपन्स चाहिए थे और अपनी स्किल्स को लेवल अप करना था। वो इस दुनिया को किसी से बेहतर जानता था और वो अपने पास्ट नॉलेज का पूरा यूज करना चाहता था। स्टार्टिंग फॉरेस्ट एक ऐसी जगह थी जहां से एक बार चले जाने पर आप वापस नहीं आ सकते थे। इसलिए वो बाहर रिस्क लेने से पहले इस जगह का पूरा फायदा उठाना चाहता था। देखते ही देखते 7 दिन बीत गए। उसके दोनों एसआर रैंक की स्किल्स 3rd लेवल पर थी, जो ट्यूटोरियल की लिमिट थी। तब एगॉन उसे उसका 7 डे लॉगिन रिवॉर्ड लेने को कहता है।
भले ही ये एक गारंटीड एसआर था, पर ये एक बेकार एसआर भी हो सकता था। उसने बॉक्स खोला, एक सुनहरा पैकेज जमीन पर गिरा, चमका और उसमें से निकली एक एसआर रैंक की तलवार, जिसमें एक रिवॉल्वर भी बना हुआ था। ऐसे वेपन्स फैंटम की दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए थे। इसका मतलब था कि अगर किसी ने ये देख लिया तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। उसने एक पेड़ पर हल्का सा कट मारा और वो पेड़ मक्खन की तरह कट गया। तभी उसे याद आया कि जब वो गेम में आया था तो वो रियल लाइफ में मर रहा था। उसने पूछा, अगर मैं यहां मर गया तो क्या होगा? एगॉन ने समझाया, तुम्हें एक बैकअप मिलेगा और तुम जिंदा हो जाओगे, पर इस प्रोसेस में शरीर को दोबारा बनाने में नर्क जैसा दर्द होगा। र्यूकी ने कहा कि उसे दर्द की परवाह नहीं है और उसने सारे टिकट्स यूज करने को कहा। कुछ देर बाद उसने एक आर रैंक का सेट पहन लिया था। फिर इगॉन ने उसे सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए तैयार रहने को कहा। उसने फाइल का नाम रखने को कहा, द डिस्क दैट बैक्ड अवे बट एस्केप फ्रॉम द अबिस। रोचा कंपनी के ज्यादातर गेम्स जल्दबाजी में बनाए गए थे और फैंटम भी उनसे अलग नहीं था। इसमें अभी भी कुछ बग्स थे, जैसे कि उसके ठीक सामने एक ब्लैक नाइट खड़ा था, एक ऐसा बॉस जिसे गेम में बहुत बाद में आना चाहिए था। सिस्टम ने ऐलान किया ब्लैक नाइट ऑफ केओस और उसे खत्म करने के लिए एक मिशन भी आ गया, जिसका रिवॉर्ड था 100 टिकट्स और एक गारंटीड एसआर रैंक टिकट। बॉस ने अपनी तलवार उठाई और उस पर हमला किया। र्यूकी ने अपनी ओवरपावर्ड सोर्ड और लेवल 3 पैरी स्किल से उसके हमले को पीछे डिफ्लेक्ट कर दिया। उसने नाइट के सीने पर वार किया, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। इगॉन ने कहा, याद रखो, तुम एक ज्यादा रियलिस्टिक दुनिया में हो। अब र्यूकी को समझ आया। वो एक कैरेक्टर की तरह आर्मर पर वार करके एचपी कम करने की कोशिश कर रहा था, पर उस पर रूल्स लागू नहीं होते थे। उसे ज्यादा रियलिस्टिकली लड़ना था। इसके साथ ही वो बॉस पर एक असली वीक पॉइंट ढूंढने के लिए कूद पड़ा। उसने सॉर्ड से डिफेंड करते हुए आर्मर के जोड़ के बीच में अपनी तलवार घुसा दी और गोली चला दी। नाइट का हाथ कट कर जमीन पर गिर गया और वो दर्द से चिल्लाने लगा। र्यूकी अब समझ रहा था कि एचपी के बिना लड़ने का क्या मतलब है। पर तभी अचानक मॉन्स्टर ने उस पर दूर से ही हमला कर दिया। र्यूकी हैरान था, क्योंकि ब्लैक नाइट के पास कोई लॉन्ग रेंज अटैक पैटर्न नहीं होना चाहिए था। उसने देखा कि नाइट के हाथ से अजीब सी एनर्जी निकल रही है। शायद ट्यूटोरियल में आने वाला यह बॉस असली गेम के बॉस से अलग था। वो ढेर सारे अटैक्स डिफेंड कर रहा था, पर कुछ उसे लग भी रहे थे। एक वार उसके पेट में आके लगा। सीन कट होता है और हमारा लड़का एक टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। स्ट्रैटेजी फिर से गलत हो गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहां है। उन दिनों वो गिल्ड लिंजी का हिस्सा था और वो एक एनालिस्ट था, पर उसने जिस स्ट्रैटेजी पर काम किया था उसे लिनफुल ने पहले ही कॉन्कर कर लिया था। र्यूकी ने जोर देके कहा कि उसकी स्ट्रैटेजी ज्यादा इफेक्टिव है, पर उसे डांट पड़ती है। ना तो तुम प्लेयर हो और ना ही कोई अमेजिंग रैंक वाले, तो तुम गिल्ड लिंजी के लिए डिसीजंस लेने की कोशिश क्यों कर रहे हो? यहां हम रिप्लेस नहीं करते, ये लिनफुल का डिसीजन है। र्यूकी वापस अपने कमरे में टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, वो बेवकूफ बस लिनफुल की रैंक बनाए रखने के लिए नो रिप्ले वाली चीज पर अटके हुए हैं। पर उसे शांत होना पड़ा। उसकी मां की सर्जरी के पैसे ज्यादा जरूरी थे। तभी किसी ने र्यूकी का नाम पुकारा। उसने देखा कि एक और रिसर्चर सिंथिया उसके लिए कॉफी लाई थी। वो कहती है, लगता है तुमने जो गाइड्स बनाए थे वो फिर से रिजेक्ट हो गए हैं। वो थकी हुई लग रही थी और पास आकर पूछती है, क्या तुम्हें थोड़ी मदद चाहिए? र्यूकी कहता है कि उसे गाइड को पूरा करने के लिए कुछ क्लासिफाइड इन्फो में हेल्प चाहिए। वो मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है, जब तुमने मांगा है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। कुछ समय बाद र्यूकी हॉस्पिटल में था। अपनी मां को बता रहा था कि चिंता न करें, उसने सर्जरी शेड्यूल कर दी है। उसकी मां ने खर्चे के बारे में पूछा तो उसने कहा कि सब ठीक है, गिल्ड ने आखिरकार अप्रूव कर दिया है। उसकी मां खुश होकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि उसे उसकी मेहनत पर गर्व है। पर अगले ही सीन में उसे गिल्ड लिंडसे से राज लीक करने के जुर्म में निकाला जा रहा था। वो कुछ कहने की कोशिश करता है, पर उसे कहा जाता है कि अपना बचाव भी मत करो, उनके पास काफी सबूत हैं। भले ही वो सावधान था, उन्हें लिनफुल और सिंथिया से इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। हाँ, वही सिंथिया जो उस वक्त लिनफुल की बाहों में थी और उस पर हंस रही थी। वही लिनफुल उससे कह रहा था, तुम वही बेवकूफ र्यूकी होना जो वो बेकार गाइड्स भेजता रहता था। फिर वो सिंथिया की तरफ मुड़ता है और कहता है, तुम्हें काफी कुछ सहना पड़ा इस कचरे के पास रहकर। चलो आज सेलिब्रेट करते हैं। जाते जाते वो र्यूकी से कहता है,
एक एनालिस्ट होने का कोई फायदा नहीं अगर तुम ठीक से एनालाइज ही ना कर पाओ। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी जगह कहाँ है। तुम्हारी ये अनजान सी जिंदगी आज खत्म हुई। उस पल हमारे लड़के ने उस शहर में अपनी बची खुची इज्जत भी खो दी और अननोन रैंक पर गिर गया। उस वक्त उससे उसके पैसे, स्टेटस, ऑनर और परिवार सब कुछ छीन लिया गया, यहाँ तक कि उसका नाम भी। पर अब र्यूकी वापस डंजन में था, ब्लैक नाइट के हमले को रोक रहा था, जो हैरान था कि इतनी बड़े हिट के बाद भी वो खड़ा कैसे है। मॉन्स्टर ने अपनी तलवार उठाई और कहा कि वो बचकर नहीं जा सकता। र्यूकी सोचता है कि क्या ये फिर से अंत है? मेरी पिछली जिंदगी से ये मौका कितना अलग होगा। अपनी माँ और सिंथिया के बारे में सोचते हुए वो कसम खाता है कि वो उस धोखेबाज औरत को हर चीज़ के लिए सजा देगा। वो नाइट के हमले को पैरी करता है, अपनी तलवार निकालता है और आगे कूद जाता है। वो नाइट का सिर पकड़ता है, उसके हेलमेट में तलवार घुसा देता है और उन दोनों कचरे लोगों को याद करता है। वो कसम खाता है कि वो उन दोनों में से किसी को माफ़ नहीं करेगा। इसके साथ वो क्रीचर एक धमाके में फट जाता है। एक लो लेवल पर ब्लैक नाइट को मारने के लिए उसे 15,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। इसके ऊपर इमरजेंसी क्वेस्ट से 10 टिकट्स और एक गारंटीड एसआर टिकट मिलता है। इगोन ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। अब एक सुनहरे बालों वाला आदमी वो वीडियो देख रहा था और पूछ रहा था कि ये अपलोड कब हुआ। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि गिल लिंडसे का असली लीडर गैब्रियल डारियस था। हमारे लड़के के वीडियो ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई अकेले उस ग्लिच्ड ट्यूटोरियल बॉस से लड़ा, पर लोगों को ये भी अजीब लग रहा था कि फैंटम की दुनिया में गन वाली तलवार कैसे हो सकती है, या उसकी रिफ्लेक्स स्किल्स इतनी अजीब क्यों थीं। लोग सोचने लगे कि क्या वीडियो फेक है या वो लड़का कोई बग अब्यूज कर रहा है। गिल निंसे के अंदर लगूना नाम की एक और एनालिस्ट इस बात से परेशान थी कि ये RYU 7017 आखिर है कौन। एक प्रो लेवल एनालिस्ट होकर भी वो समझ नहीं पा रही थी कि उसने उस बॉस को हराया कैसे। तभी लिनफुल वहां आता है और पूछता है, ये र्यूकी के बारे में क्या बातें हो रही हैं? मैं नहीं जानता ये कौन है। पर एक सूट पहने आदमी ने जवाब दिया, 3 साल पहले वाला एनालिस्ट जिसे तुमने गिल्ड से निकलवा दिया था और जो एक नोबडी बन गया था। लिनफुल गुस्से में कहता है, उस बास्टर्ड के बारे में बात करना बंद करो। हम उस जैसे किसी के बारे में सोचकर अपना दिमाग क्यों खराब करें। गैब्रियल चुप रहता है। एक दूसरा आदमी पूछता है कि अब वो क्या करेंगे क्योंकि र्यूकी उन्हें जानबूझकर उकसा रहा है। गैब्रियल कहता है, जल्दबाजी की जरूरत नहीं, हम टाइम लेकर इन्फॉर्मेशन जमा करेंगे। वापस हमारे लड़के के पास इगॉन बताता है कि उसका शरीर 87% रिकवर हो चुका है। वो खून में लथपथ खड़ा होता है और मुस्कुराता है। दर्द सोचा था उससे भी बुरा था, पर जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी क्योंकि मैं इसे अनेकों बार अनुभव करने वाला हूं। वो आगे बढ़ता है और उससे दूर एक टॉवर दिखता है। अब ट्यूटोरियल को अलविदा कहने का समय आ गया था, पर टॉवर में जाने से पहले उसे आसपास के डंजन्स में अपनी स्किल्स लेवल अप करनी होंगी। एगॉन कहता है कि वीडियो शेयर करना पागलपन था, अब लोग उसे मारना चाहेंगे। पर र्यूके कहता है कि जितना ज़्यादा मैं फेमस होऊंगा, लिंसे के पास मेरे खिलाफ काम करने के ऑप्शंस उतने ही कम होंगे, क्योंकि सब कुछ पब्लिक हो जाएगा। सिस्टम कहता है कि अब टिकट्स खोलने का टाइम आया है। उसके पास 20 पुल्स थे, 2 गारंटीड एसआर पुल्स थे और 15,000 पॉइंट्स थे। पर र्यूके की प्रायोरिटी शहर जाकर एक रिवाइवल पॉइंट सेव करना था। लेकिन एगॉन समझाता है कि उसका शरीर पहले से ही इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद वो कन्वर्जन सिस्टम एक्टिवेट करता है और उसी दुकान में वापस आ जाता है जहां वो मरा था। वो हैरान था, मैं अभी मरने वाला था पर अब मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। तभी वही गुंडे वापस आ जाते हैं। ये तो जिंदा लग रहा है। र्यूके खिड़की तोड़कर भाग जाता है। एगॉन उसे एक रास्ता बताता है, पर वो एक बंद गली में फंस जाता है। गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं, कल मशीन से तुमने क्या निकाला था? अगर मरना नहीं चाहते तो उसे हमें दे दो। र्यूकी इगॉन को ऐसे ही नहीं दे सकता था। इगॉन उसे पास पड़ी एक लकड़ी की तलवार उठाने को कहता है, क्योंकि इस वक्त वो गेम से कोई आइटम यहां नहीं ला सकता। र्यूकी तलवार उठाता है, ये एक मजाक है, मैं इससे कैसे लड़ूंगा? पर तभी एक छोटी सी सिस्टम विंडो अपीयर होती है। गुंडे हंसने लगते हैं। एक आदमी आगे बढ़ता है, पर र्यूकी एक ही वार उसके हाथ पर और दूसरा उसके मुंह पर मारता है। सब शॉक में थे। बॉस चिल्लाता है, सब एक साथ जाओ। र्यूकी कहता है, ये पागलपन है। गेम के बाहर इस दुनिया में भी मैं अपनी एबिलिटीज यूज कर पा रहा हूं।
ये रिडिकुलसली ओवरपावर्ड है। बॉस को यकीन हो गया कि इस लड़के ने ज़रूर कोई अच्छा आइटम निकाला है, पर वो ब्लैक स्नेक का हिस्सा थे जो अननोन्स की पेडिट्री पर राज करते थे। पर अगले ही पल सिर्फ एक टकला आदमी बचा था जो सिर पर मार खा रहा था। ryuki ने पूछा, बस इतना ही कर सकते हो तुम गुंडे? जब उसने वो लकड़ी की तलवार उठाई थी तभी उसे समझ में आ गया था। ज्यादातर लोग गेम में अवतार से इंटरैक्ट करने के लिए अपना शरीर भेजते हैं, पर उसने अपना खुद का शरीर गेम में भेजा था, इसीलिए उसे वहां इतना दर्द होता है। पर इसका फायदा ये था कि गेम में उसका शरीर जितना स्ट्रांग होगा, रियल लाइफ में भी वो उतना ही स्ट्रांग होगा। ढेर सारे और गुंडे आ जाते हैं, पर एसएसआर वाले के सामने उनका कोई चांस नहीं था। ryuki उनके लीडर के पास जाता है और उसकी ऐसी तैसी कर देता है। लीडर माफी मांगने लगता है। ryuki कहता है, जो कार्ड तुमने उस दिन चुरा लिया था वो मेरी आखिरी उम्मीद थी। अब तुम लोग भी अपनी सारी उम्मीद खोकर ही यहां से जाओगे। पर ryuki उन्हें जिंदा छोड़ देता है। इगोन पूछता है, क्यों? ryuki ने जवाब दिए, तुम्हारी वजह से। इगोन ने उन गुंडों के दिमाग में घुसकर उनकी विजन मैनिपुलेट कर दी थी ताकि उन्हें पता ही न चले कि ryuki अभी भी जिंदा है। तो यारो, वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब बटन को ऐसे दबा दो जैसे अपनी फेवरेट चीज को दबाते हो, और याद से बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मैं कोशिश करूंगा हफ्ते में 2 वीडियोस ऐसे ही आपके लिए लाता रहूं। तब तक के लिए असाही, पीस आउट।